जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूपी पीसीएस मेंस की जो पेपर चल रहा है 2023 का, उसके डिस्कशन में यहां पर स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी कल का डिस्कशन हुआ था जहां पर हमने जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस के एनालिसिस किया था, उसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि आयोग की तरफ से जो पेपर बना इस बार उसमें कुछ कुछ गलतियां देखने को मिली। जैसे कि पेपर 2 के अंतर्गत यूपी स्पेशल के 3 प्रश्न दे दिए गए। इसके अलावा पेपर 1 में ज्योग्राफी के 2 प्रश्न थे जिस पर अभ्यर्थियों के बहुत सारे डाउट थे। जैसे कि एक प्रश्न था जहां पर इंग्लिश में उसको लिखा था साउथ वेस्टर्न मानसून, या फिर हिंदी में उसका इंग्लिश और हिंदी का जो ट्रांसलेशन था वो अलग अलग यहां पर कर दिया गया था। इसके अलावा 9 डिग्री चैनल को 9 नंबर चैनल लिखा गया था। तो ऐसी कुछ गलतियां थी जो कि पेपर 1 और पेपर 2 में देखने को मिली थी। आज हमारे सामने यहाँ पर जीएस पेपर 3 अवेलेबल है। हम लोग आज का जो पूरा डिस्कशन होगा वो पूरा डिस्कशन आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होगा। मतलब कि पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट होता है, पीवाईक्यू का कैसे अपने प्रिपरेशन में यूज करना है और उसके सारे आप मेंस की आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इसकी पूरी एनालिसिस आज के क्लास में यहां पर किया जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन इस बार रिपीट किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से हमको कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा जीएस पेपर 3 पूरी तरीके से यहां पर कंप्लीट हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जो जीएस पेपर 3 हमारा होता है दोस्तों, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत, ठीक है, यहां पर जो अगर हम इसके सिलेबस को मोटे तौर पर डिवाइड करें तो इसका सिलेबस 5 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, 5 पार्ट में इसको हम लोग यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक पार्ट होता है साइंस एंड टेक। तो अगर हम इस बार के क्वेश्चंस के एनालिसिस करें तो पूरे पेपर में 5 प्रश्न ऐसे थे जो कि साइंस एंड टेक से यहां पर पूछे गए थे। इसके अलावा एक अगला आप लोगों का टॉपिक आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, आर्थिक विकास का टॉपिक होता है और इस टॉपिक से इस बार करीब 10 प्रश्न यहां पर पूछे गए। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा रोल जीएस पेपर 3 के अंतर्गत होता है। उसके बाद साइंस एंड टेक आता है और उसके बाद आप लोगों का आता है इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो जो आंतरिक सुरक्षा है उससे इस बार करीब 4 प्रश्न यहां पर पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं सही बताऊं तो यहां पर इस बार 4 प्रश्न सिक्योरिटी से पूछा गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट से इस बार 1 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे यहां पर तो एक टॉपिक और होता है बायोडाइवर्सिटी, लेकिन बायोडाइवर्सिटी से इस बार एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिला। तो ये आप लोगों के इस बार के पेपर की एनालिसिस है। इससे पहले के पेपर में क्या होता था, 2022 तक क्या होता था, यूपी स्पेशल के भी प्रश्न यहां पर शामिल होते थे। लेकिन चूंकि 2023 में नया पैटर्न चेंज किया गया है तो जीएस पेपर 2 को अगर हम हटा दे तो पेपर 1 और पेपर 3 में यूपी स्पेशल के प्रश्न यहां पर नहीं पूछे गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इन क्वेश्चन जो इस बार सारे प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का सोर्स क्या है, वो सारे प्रश्न पूछे कहां से गए, इस बात की यहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, जीएस पेपर 3 ये पूरा पेपर जो है आप लोगों का दोस्तों ये करंट अफेयर्स बेस्ड पेपर होता है। इस पूरे पेपर में जीएस 1 और जीएस 2 के कंपैरिजन में जो करंट अफेयर्स की भूमिका होती है वो बहुत ज्यादा होती है। साइंस एंड टेक का प्रश्न करंट अफेयर से बनेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रश्न करंट अफेयर से बनेगा, इंटरनल सिक्योरिटी का प्रश्न करंट अफेयर से बनेगा। ठीक है, तो जनरली सारे प्रश्न क्या होते हैं, वो करंट अफेयर्स लिंक्ड प्रश्न होते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग यहां पर सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न से यहां पर, ठीक है, जो हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन पेपर है ये यूपीएससी हिंदी के फॉर्मेट में एकदम नई तरीके से इसको डिजाइन करके हमने यहां पर तैयार करा दिया है। और इस प्रकार से जीएस 1, 2, 3, 4 एसए और सामान्य हिंदी सारे पेपर हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप उसको वहां पर डाउनलोड करके प्रिंट करा करके अपने पास रख सकते हो। देखो एक बात बहुत क्लियर तौर पर समझना, अगर आपको 2024 में एग्जाम देना है तो आपके पास ना कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके टेबल पर होनी ही होनी चाहिए। सबसे पहला सिलेबस, मेंस का सिलेबस आपके टेबल पर होना ही होना चाहिए। इसके अलावा प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस की जो बुक आती है मार्केट में, ठीक है, कोई भी पीवाईक्यू सॉल्व बुक आप मार्केट से ले लो, उसको आपके टेबल पर होनी चाहिए। इसके अलावा मेंस की पीवाईक्यू की बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो 2023 का जो सारा पेपर है वो पेपर आप लोगों के सामने यहाँ पर अवेलेबल है। हम लोग डिस्कशन लगातार कर रहे हैं तो आप इसके थ्रू एक प्रॉपर एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के यहाँ पर कर सकते हो। देखो भाई, जो पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग और इसके संदर्भित जो अन्य इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री जो होती है, इसको प्रोत्साहन देने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कुछ पॉलिसीज है उन पॉलिसीज का मूल्यांकन करना। ध्यान दीजिएगा, पॉलिसीज बतानी नहीं है। कई बार एस्पिरेंट ना प्रश्न की डिमांड को समझने में गलती करते हैं। यहां पर प्रश्न बहुत क्लियरली पूछा गया कि जो सरकार की पॉलिसीज है उन पॉलिसी का मूल्यांकन करिए कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए सरकार ने कई सारी स्कीम्स लेकर के आई होगी, उन सारी स्कीम्स का क्या लाभ रहा है, वहां पर कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से चैलेंजेस है, इसका मूल्यांकन आप लोगों को करना है। ठीक है, तो मूल्यांकन में हम लोग क्या लिखेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इसके आंसर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो देखो ये एग्जैक्टली जो प्रश्न है ये आप लोगों का सिलेबस से दिया गया। ठीक है,
फूड प्रोसेसिंग वहां पर एक सिलेबस का एक पॉइंट है, ठीक है। ध्रुव में इस टॉपिक को मैंने ही डिस्कस किया हुआ है, तो मुझे पता भी है कि ये टॉपिक ध्रुव में डिस्कस किया गया है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग पे आप लोग चाहो तो एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो। इंट्रोडक्शन क्या दोगे भाई? ये एक सनराइज इंडस्ट्री है, ठीक है, बहुत तेजी से विकास करता हुआ एक उद्योग है, ठीक है। इसमें भारत सरकार का मतलब भारत की जो भूमिका है वो कितना परसेंट है, हम कितना परसेंट यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं, जीडीपी का कितना परसेंट फूड प्रोसेसिंग अंतर्गत होता है, ये सारी बातें ध्रुव बैच में डिस्कस की गई है। और यही सिंपल इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप लोग इसका दे सकते हो। मेन बॉडी में क्या लिखोगे? मेन बॉडी में लिखना आप लोगों को मूल्यांकन। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की गवर्नमेंट की पॉलिसी किस प्रकार से सफल हो रही है, इसके अलावा उन पॉलिसीज में क्या क्या चैलेंजेस हैं वो बताना रहेगा। और उसके बाद आप लोग दोगे अंतिम में निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि सरकार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। इन प्रयासों के क्रियान्वयन के लिए, इन प्रयासों के सफल क्रियान्वयन के लिए हमको जितने भी स्टेक होल्डर है उन सभी स्टेक होल्डर के साथ साथ, ठीक है, यहां पर इनोवेशंस को भी प्रमोट करने की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। ये आपका एक कंक्लूजन यहां पर हो सकता है। आप यहां पे गवर्नमेंट की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसको यहां पर शामिल कर सकते हो, गवर्नमेंट की जो फूड पार्क की पॉलिसी उसको यहां पर शामिल कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट की जो अन्य पॉलिसीज है, संपदा पॉलिसी, जितनी भी अन्य पॉलिसी है उनको यहां पर आप शामिल करते हुए उनका मूल्यांकन यहां पर कर सकते हो। अब बात आती है कि ये क्वेश्चन का सोर्स कहां से। तो अगर आप ध्यान दोगे ना दोस्तों, तो ये प्रश्न जो है, ठीक है, ये प्रश्न मुझे लगता है 2021 में, ठीक है, 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न वहां पर क्या था? प्रश्न वहां पर ये था कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, देश के विकास के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका मूल्यांकन करिए। वहां पर प्रश्न ये दिया गया था। प्रश्न एग्जैक्टली देखो, एक बात और समझना, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करने को कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा। कई बार सेम क्वेश्चन भी रिपीट करता है, लेकिन कई बार उन क्वेश्चंस की जो बनावट होती है ना, वो बनावट चेंज की जाती है, ठीक है। उस पर थोड़ा बहुत पाउडर क्रीम लगा करके उसका रूप चेंज कर दिया जाता है, बस इतना ही यहां पर चीजें होती है। तो अगर आप 5 साल 6 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाते हो एग्जाम में, तो आपको सामने मेंस के जितने प्रश्न रहेंगे वो प्रश्न कहीं ना कहीं पर पढ़े हुए आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक रिपीटेड प्रश्न है, आप उसको यहां पर देख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, कह रहा है एक्सप्लेन द इंप्लीकेशन ऑफ यूजिंग ई टेक्नोलॉजी टू हेल्प द फार्मर, ठीक है। किसानों की सहायता के लिए ई तकनीक के प्रयोग के निहितार्थों को समझाइए। अब मैं बता रहा हूं, जितने भी लोगों ने ध्रुव बैच ज्वाइन किया हुआ है, ध्रुव बैच में आप लोग बताना कि ये टॉपिक डिस्कस किया गया है कि नहीं डिस्कस किया गया, ठीक है। हमने साइंस एंड टेक की क्लास में, अगर मैं साइंस एंड टेक में ही हमने इस टॉपिक को पूरा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे होता है। तो ये भी प्रश्न वहां से लिया गया है, ठीक है। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात एक बार समझिएगा। 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था, पिछले साल एक प्रश्न पूछा गया था डिजिटल एग्रीकल्चर पर, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। 2021 में एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था भाई कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल जो मिशन है, ठीक है, जो प्रौद्योगिकी मिशन है उसके बारे में आप बताइए। तो इसमें भी एक प्रश्न टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए था। 2018 में एक प्रश्न और पूछा गया था, ठीक है, वहां पर भी कृषि में तकनीक के प्रयोग पर प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न नया प्रश्न नहीं है। हाँ, इसका हो सकता हो कि प्रश्न के थोड़े बहुत स्ट्रक्चर को चेंज किया गया हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पर प्रश्न इससे पहले भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाते हो ना, तो आपको यहाँ पर बहुत लाभ देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात को और समझिएगा, जितना सोर्स मैं बता रहा हूं, आप एक काम करना, आप अपने सामने, ठीक है, मेंस की कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक रखना। जैसे देखो मेरे पास भी यहाँ पर एक मेंस की बुक है, ठीक है, आप देख सकते हो। ये यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2023-24 की एक बुक है, ठीक है। इसमें 2018 से लेकर 2022 तक का पेपर सारा दिया गया, ठीक है। तो ये बुक यहाँ पर अवेलेबल है। मैंने इस बुक से प्रॉपर मिलाया भी है, ये सारे क्वेश्चंस वहां से लिए गए, ठीक है। आप लोग भी इस काम को खुद से कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है भारत में लैंड रिफॉर्म का। अच्छा, सिलेबस में ध्यान देना, सिलेबस में फूड प्रोसेसिंग, सिलेबस में एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ये टॉपिक, एंड लैंड रिफॉर्म, ये तीनों टॉपिक सिलेबस में एग्जैक्टली पॉइंट मेंशन किया गया है। तो सिलेबस के ही पॉइंट से प्रश्न बन रहा है। जो प्रश्न बन रहा है उस टॉपिक पर प्रश्न प्रीवियस ईयर में पहले भी बना हुआ है, ठीक है। तो आपके सामने ना स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है। आपको करना बस इतना है कि 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, सिलेबस के हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ डिस्कशन कर लो, कुछ ना कुछ पॉइंट्स को देख लो, तो आपका सिलेबस पूरी अच्छे तरीके से यहां पर तैयार रहेगा। और देखो ये प्रश्न यहाँ पर क्या है कि लैंड रिफॉर्म के क्रियान्वयन में प्रमुख चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन चुनौतियों के निस्तारण हेतु कुछ सुझाव दीजिए, ठीक है। स्वामित्व स्कीम सबसे प्रेजेंट की स्कीम चली, जो कि लैंड रिफॉर्म का सबसे पॉजिटिव इंप्लीकेशन है, ठीक है। आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है, कि ये सुझाव रहेगा आपका। यहाँ पर पॉलिटिकल विल को और थोड़ा मजबूत किया जाए, टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा और प्रयोग किया जाए, ड्रोन से निगरानी किया जाए, ठीक है। जितने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, जितने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, उसका डिजिटलीकरण किया जाए, यही सारी स्कीम आप यहाँ पर बता करके सुझाव दे सकते हो। तो
ये भी प्रश्न आप लोगों का एक सिलेबस से टू द पॉइंट प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न मुझे प्रीवियस ईयर में मिला नहीं, लेकिन ये प्रश्न आपके सिलेबस से टू द पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब देखो भाई, ये प्रश्न नया प्रश्न मुझे था। ठीक है, ये प्रश्न नया प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि भारत सरकार के बजट बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, जो गवर्नमेंट की बजट मेकिंग प्रोसेस होता है उसको आप लोगों को बताना है कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर कह रहा है कि ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द प्लान एक्सपेंडिचर एंड द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, मतलब योजना व्यय और गैर योजनागत जो व्यय होते हैं उनके मध्य के अंतर को स्पष्ट करिए। ठीक है, चूंकि यहां पर हमको डिफरेंस को स्पष्ट करना है, आप यहां पर चाहो तो टेबल फॉर्मेट का प्रयोग कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, आपका आंसर बहुत स्ट्रक्चर्ड दिखेगा। ठीक है, प्रक्रिया को समझाने के लिए आप यहाँ पर बुलेट पॉइंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ बुलेट पॉइंट देकर के क्या प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे बजट रखा जाता है, ठीक है, आप उस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हो। आपका ये प्रश्न यहाँ पर रेडी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक देश के आर्थिक विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत संरचना जो है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं, विवेचना करिए। ठीक है, इसकी यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। अब बात समझना, अगर आप ध्रुव की आपने क्लास किया होगा तो ध्रुव की क्लास के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, ठीक है, इकोनॉमी में आता है, उसको हमने वहां पर डिस्कस किया हुआ है। हमने यूपी स्पेशल के पेपर में भी इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, जीएस पेपर 6 के अंतर्गत, तो ये भी टॉपिक आपका ध्रुव में मिल जाएगा। इसके अलावा ये टॉपिक एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, कि देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भूमिका क्या है, तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं ना, आप उससे चीजों को लिंक करते हुए इस पूरे आंसर को यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, डिस्कस करना, विवेचना करने का मतलब क्या हुआ, विवेचना करने का मतलब क्या हुआ कि भाई देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका है, सही बात है, आपने कुछ पॉइंट लिखा। अब चूंकि डिस्कस करने को कह रहा है, आप यहां पर ये बताओगे कि हाँ भाई, लेकिन भारत में आधारभूत संरचना के विकास की दर जो है वो उसमें कुछ समस्याएं हैं, कुछ कमियां हैं, और फिर पॉइंट देकर के 3 से 4 कमियां बता दोगे, आपका आंसर यहाँ पे कंक्लूड कर दोगे इसके बाद। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा इस प्रश्न के आंसर का। अगला प्रश्न साइंस एंड टेक का बड़ा शानदार प्रश्न है। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, एकदम नया प्रश्न मुझे लगा ये। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक्स आप लोग परिचित जरूर हो गए। ठीक है, ब्लड मून क्या होता है कोई नया टॉपिक नहीं, प्रीलिम्स में आप लोग पढ़ते हो कि ब्लड मून क्या होता है। ठीक है, जब चंद्रग्रहण के टाइम पे, ठीक है, एकदम लूनार इक्लिप्स कहते हैं उसको इंग्लिश में, जब लूनार इक्लिप्स के टाइम पे मून जो होता है सन के एग्जैक्टली अपोजिट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, देखो, अच्छा, जितने भी लोगों ने इसका आंसर लिखा होगा, अगर आप यहाँ पर डायग्राम बना करके आते हो ब्लड मून के संदर्भ में, ठीक है, कि ब्लड मून की जो पूरी प्रोसेस है कैसे होता है, आपको नंबर बहुत शानदार मिलेगा। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पर सन होता है आप लोगों का, ठीक है, ये अर्थ होता है, और ये आप लोगों का क्या होता है, यहाँ पर मून होता है। कभी भी लूनार एक्लिप्स कब होगा, ठीक है, जब सन, अर्थ और मून एक सिमिलर लाइन में आएंगे। ठीक है, तो सन, अर्थ और मून। ठीक है, अब देखो, अर्थ के अगर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में सन और मून पड़ते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि सन की लाइट आ रही होती है ना, ठीक है, सन की लाइट आने के कारण से जो अर्थ का इन्वायरमेंट होता है, अर्थ का इन्वायरमेंट ब्लू लाइट को स्कैटर्ड करता है, इसीलिए हमको आकाश नीला दिखाई देता है। और जब ब्लू लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, यहाँ पर जो लाइट बचती है वो बचती है रेड लाइट। ठीक है, तो रेड लाइट पड़ती है मून पर, तो इसलिए जो चंद्रमा होता है वो हमको लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो ब्लड मून का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये होता है। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको यहाँ पर डायग्राम बना करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये भी अच्छा पॉइंट था, अच्छा नया टॉपिक था। ठीक है, साइंस एंड टेक में ऐसे प्रश्न मुझे प्रीवियस ईयर में दिखे नहीं थे, तो ये प्रश्न मैं अच्छा मानता हूं। अगला प्रश्न देखो भाई, कह रहा है कि व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियाज मून मिशन प्रोग्राम चंद्रयान 3। अगर आपने ध्रुव बैच के साइंस एंड टेक की लेक्चर नंबर 5 किया होगा, तो हमने वहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दिया था। ठीक है, एग्जैक्टली यही प्रश्न था कि चंद्रयान 3 पर एक आप टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। इस पर एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना अच्छी खासी है, क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 और इसरो, इन दोनों की भूमिका बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो इसरो पर आपने देखा होगा कि एक प्रश्न और आया हुआ था। ठीक है, मुझे लगता है एसए में प्रश्न आया हुआ था, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, चंद्रयान 3 आपने पढ़ा भी होगा, चंद्रयान 3 के बारे में आपने बहुत कुछ देखा भी होगा कि चंद्रयान 3 क्या है। हम चंद्रमा का जो साउदर्न पोर्शन है, ठीक है, जहां पर अभी तक कोई भी लैंड नहीं कर पाए इसी प्रकार से, ठीक है, वहां पर हम लैंड करके पहली बार हम वहां को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहां की चीजों को स्टडी कर रहे हैं। चूंकि वहां पर लाइट कभी नहीं पहुंचते, तो वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, इस बात का हम लोग मूल्यांकन करेंगे, इस बात की जांच करेंगे। ये हमारे उस पूरे मिशन का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये एक आपका एक प्रश्न यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, कह रहा है साइबर क्राइम्स आर अ बिग थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। जो साइबर क्राइम है, जो साइबर अपराध है, साइबर अपराध आपके सिलेबस का एग्जैक्टली एक पॉइंट है। ठीक है, आप ध्यान देना, सिलेबस में एक पॉइंट देके साइबर अपराध। ठीक है, तो साइबर अपराध देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है, इन अपराधों से देश को कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, यह प्रश्न यहाँ पर दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान दोगे ना यहाँ पर, ठीक है, 2021 में एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 2021 में यूपी पीएसएस ने एक प्रश्न पूछा था कि आप अपने आप को साइबर अपराधों से कैसे बचाओगे। यह प्रश्न पूछा गया 2021 में। इस बार क्या प्रश्न पूछा गया है कि इन अपराधों से देश को कैसे बचाया सकता है। आंसर तो सेम होगा ना, अगर आपने उस प्रश्न का आंसर इससे पहले लिख करके प्रैक्टिस किया होगा,
इस प्रश्न का आंसर लिखने में आपको बहुत यहाँ पर समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। बहुत इजीली आप इस प्रश्न को टैकल कर सकते हो और इसका आंसर यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भूमिका को समझिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एग्जैक्टली क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी पेस्ट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की है तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत इजी आप लोग के लिए रह जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, क्या प्रश्न कह रहा है? प्रश्न कह रहा है हाउ कैन इंडिया सिक्योरिटी फोर्स बी स्ट्रेंथन, ठीक है। भारत के सुरक्षा बलों को और अधिक सशक्त कैसे बनाया सकता है, ठीक है। स्वदेशीकरण, ठीक है, और उनको यहाँ पर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जाए। अब बताओ ना, यहाँ पे जितने भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स है, जितने भी उनके पास इक्विपमेंट्स है, उन इक्विपमेंट्स को और इनरीच किया जाए और अच्छा कराया जाए, ठीक है। गिव योर सजेशन, आपको यहाँ पर अपना सुझाव देना है। अग्निवीर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ऐड कर देना, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ पॉइंट और हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। What is the India's stand on the issue of the nuclear proliferation, ठीक है, कि आणविक प्रसार के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है, स्पष्ट करिए, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत के यहाँ पर स्टैंड क्या है, हम शांति पर्पस से कैसे इसका यूज करना चाहते हैं, इस बात को यहाँ पर बताते हुए ये प्रश्न आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो शुरुआत के 10 प्रश्न जो आप लोगों के 8 नंबर के थे, 10 प्रश्न बहुत अच्छे थे। यूपी स्पेशल का यहाँ पर एक भी प्रश्न नहीं था, ठीक है। तो ये प्रश्न के पैटर्न को आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। जनरली सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैच कराते हुए आते हैं, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न तो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली पीवाईक्यू का प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न पढ़ो, कह रहा कि नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य बताइए, ठीक है। नीति आयोग के सिद्धांत और कार्य किस प्रकार योजना आयोग से भिन्न है, टिप्पणी करिए। अगर आप 2022 का यूपी पीसीएस का पेपर 2 जीएस पेपर 2 को देखोगे ना, ठीक है, तो जीएस पेपर 2 में एक प्रश्न पूछा गया था। क्या था प्रश्न? वहां पर शायद प्रश्न ये था, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली यही प्रश्न ही था जहां पर उसके सिद्धांत और कार्य पूछ रहा था, उसके उद्देश्य पूछा हुआ, ठीक है। तो जीएस पेपर 2, पेपर 3 नहीं, जीएस पेपर 2 2022 का आप लोग देखना, नीति आयोग पे प्रश्न आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2020 में, ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था यूपी पीसीएस के जीएस पेपर 3 के अंतर्गत कि नीति आयोग के लक्ष्य क्या है। तो जो लक्ष्य होगा वही यहाँ पर उद्देश्य होगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से इसको कंप्लीट यहाँ पर कर सकते हो। तो प्रश्न रिपीटेड है, ये भी प्रश्न रिपीटेड यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। और आप लोग मेरी बात मत मानो, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की खुद से एनालिसिस करो, अपने सामने खोलो, हर क्वेश्चन को एक बार पलटो, ताकि एटलीस्ट आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खुद भी देख पाओ यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखो, समावेशी विकास, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ की अवधारणा को समझाइए, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ की इस अवधारणा पर 2019 में एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 2021 में इंक्लूसिव ग्रोथ की जो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की उस पर एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और लास्ट ईयर इंक्लूसिव समृद्धि, समावेशी समृद्धि पर एक प्रश्न पूछा गया है। तो समावेशी समृद्धि, समावेशी विकास पर पिछले 3 साल में लगातार प्रश्न आए हुए हैं। आप लोग खुद से एक बार ओपन करके देखना कि ये प्रश्न कितना रिपीट है। 2019 में तो ये प्रश्न सेम रिपीट किया हुआ है, पहली लाइन जो प्रश्न की है कि समावेशी विकास की अवधारणा को समझाइए। भारत में समावेशी विकास के क्या मुद्दे एवं चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस एंड इश्यूज हैं, इसकी बात यहाँ पर आप लोगों को करनी है। कभी भी चैलेंजेस और इश्यूज के बाद कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर जरूर बताना, कुछ सजेशंस यहाँ पर जरूर देना। आप लोग सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढने के लिए नहीं हो, आप लोग सॉल्यूशन भी देने के लिए हो, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सस्टेनेबल, ये क्या कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हर साल प्रश्न आता है, ठीक है। मतलब हर साल तो नहीं, लेकिन हर दूसरे साल एक प्रश्न यहाँ पर आ ही जाता है, ठीक है। पीवाईक्यू का ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का यहाँ पर वर्णन करिए, ठीक है। जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्कीम सरकार की चल रही है, आप एक काम ये कर सकते हो, आप कैटेगरी और बता सकते हो कि SDG 1 के लिए सरकार ये प्रयास कर रही है, ठीक है। पुअर पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए कर रही है, जेंडर इक्वलिटी के लिए ये कर रही है, ठीक है। एजुकेशन के लिए ये कर रही है हम लोग, ठीक है। हेल्थ के लिए यहाँ पर ये कर रहे हैं, ठीक है। वाटर के लिए, वाटर और सैनिटाइजेशन के लिए ये कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन के लिए तो भी आप देखो तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को पूरे भारत में हम लोग स्वच्छता कैंपेन चलाने जा रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा स्ट्रक्चर पता है क्या है? आप SDG 1 से SDG 17 तो मैंने आपको ना याद हो सकता हो, लेकिन SDG 1 से लेकर SDG 7-8 तक आपको याद है, आप उसको स्ट्रक्चर करके वहां पर लिख सकते हो, ठीक है। बीच बीच में कुछ SDG होते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल सिटीज का निर्माण, ठीक है, सस्टेनेबल कम्युनिटीज का निर्माण, आप इसको यहाँ पर ऐड करा सकते हो, ठीक है। तो बीच बीच में जो SDG आप लोगों को याद है ना, स्मार्ट मिशन हो गया आप लोगों का, अर्बन के लिए जितने स्कीम सरकार की चल रही है, ठीक है, उनको शामिल करते हुए एक तरफ SDG के लक्ष्य और एक तरफ गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स है उनका आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। बड़ा शानदार ये प्रश्न है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रीवियस ईयर से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न आप यहाँ पर आसानी से इसको देख सकते हो, ठीक है। अगला देखो, डिस्पाइट वेरियस मेजर्स टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी मेजर चैलेंजेस रिमेन, ठीक है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द इंडिया। भारत के संदर्भ में इस बात को बताइए कि खाद्य सुरक्षा हेतु तो सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, उसके बावजूद बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी आपके सिलेबस का एक पॉइंट है, ठीक है, आप उसको वहां पर देख सकते हो।
खाद्य सुरक्षा के सामने, फूड सिक्योरिटी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं आपको यहाँ ये बताना है। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा पॉइंट होता है हिडन हंगर का, ठीक है, छिपी हुई जो भूख होती है, ठीक है, कि हम लोग खाना तो खा रहे हैं लेकिन हमारे अंदर पोषकता की कमी है, हमारे अंदर विटामिन की कमी है, हमारे अंदर आयरन की कमी है, ठीक है, हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है। इस बात को भी यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। कुपोषण की समस्या अभी भी देखने को मिल रही है, इस बात को भी यहाँ पर कोट कर सकते हो। जो फूड सिक्योरिटी के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट को स्टेटमेंट को बता सकते हो कि हमारे यहाँ पर फूड का प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है कि हमको वो एक्सपोर्ट करना पड़ता है, हमारे यहाँ पर फूड जो होते हैं वो गोदाम में रखे रखे सड़ जाते हैं, ये भी देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ पर फूड चैलेंजेस हैं, फूड की सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इसको आप लोग यहाँ पर बताना है, ठीक है। मतलब कि हमारे यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन में समस्या नहीं है। जब भारत आजाद हुआ था हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन की दर कम थी, इसलिए हमारे पास फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस थे। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर क्या है, खाद्य उत्पादन अच्छा खासा है, उसके बावजूद चैलेंजेस है, उसकी बात यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अगला प्रश्न मुझे लगा सबसे अच्छा प्रश्न यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, मुझे सबसे अच्छा प्रश्न यहाँ पर लगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा लंबा भी है, ठीक है। यूपीएससी पैटर्न को थोड़ा सा यहाँ पर टैकल करने का प्रयास किया जा रहा है कि पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसने सिद्ध किया है कि वह वर्षों से कीमतों के स्थिरीकरण और उपभोक्ता की पहुंच वाली कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में सरकार की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र रहा है। कुल मिला के ये पूरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पीडीएस सफल रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। इस स्टेटमेंट का एक सिंपल सा मतलब ये है कि पीडीएस सफल है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सफल रहा है। क्यों सफल रहा है? क्योंकि इसने कीमतों को स्थिर रखा है और इसने कंज्यूमर्स को, इसने नागरिकों को एकदम एक्सेसिबल कीमत पर, मतलब जिस कीमत को वहन कर सकते हैं वहनीय कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। इस कथन की आपको व्याख्या करनी तो ये दोनों स्टेटमेंट्स अंदर में आप कुछ अपने एक्सप्लेनेशन दोगे, पॉइंट दोगे, ठीक है। नया जो वन डिस्ट्रिक्ट ये आपका कहते हैं वन नेशन वन कार्ड वाला जो स्कीम आया हुआ है, आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बता सकते हो, और ये पूरा आंसर आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, अगला प्रश्न है एनर्जी रिसोर्स के संदर्भ में कि भारत में एनर्जी रिसोर्स की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले साल एक प्रश्न आया था जहां पर प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत में सोलर एनर्जी को लेकर के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सोलर एनर्जी को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं और ऊर्जा संसाधनों की लगातार मांग की पूर्ति करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें बस आपको डिफरेंस ये कि सोलर एनर्जी इसका आपका एक सेक्शन होगा, इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर सब सेक्शन और होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर बायोफ्यूल्स का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल्स का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, इनकी बातों को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। विशेष रूप से रिन्यूएबल, ठीक है, अच्छे ऊर्जा, मतलब आप लोगों को क्या हो गया, सोलर एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है, विंड एनर्जी की बात कर रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की बात कर रहा है, ठीक है, एवं टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में इस बात की आप लोगों को चर्चा करनी है, ठीक है। ये प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया, प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है, शानदार प्रश्न है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। उसमें प्रश्न यह था कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से किया जा रहा है, इस बात को बताइए, ठीक है। 2018 में ये प्रश्न आया था बायोटेक्नोलॉजी पर। अब 2023 में फिर से प्रश्न आया हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी में भारत की मुख्य उपलब्धियां कौन सी हैं, ठीक है। यहाँ पर भारत की मुख्य उपलब्धियां कौन सी, ये बात आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना है कि जितने सेक्टर्स में हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया है उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताने, समाज के गरीब वर्ग के उत्थान में इसने कैसे मदद की है, इस बात को आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क के तौर पर, ठीक है। ये आप लोगों को लिख करके सबमिट करना है डिस्कशन ग्रुप पर, यूपीएससी डिस्कशन ग्रुप पर सबमिट करना है। सभी लोग लिख के सबमिट करना, 10-20 कॉपी आएगी तो आप लोग एटलीस्ट उन 10-20 कॉपी को देकर के अपना भी मूल्यांकन वहां पर कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न तो बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। 2022 में प्रश्न पूछा गया था कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। इस बार क्या प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा में अंतर स्पष्ट करिए, ठीक है। अब देखो भाई, भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता स्पष्ट करिए, ठीक है। पिछले साल क्या प्रश्न पूछा गया था कि आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका होती है, इस बात को बताइए, ठीक है। तो प्रश्न का इसेंस सेम है, प्रश्न का जो भावार्थ वो सेम है, बस उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर अलग किया गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया कि आपदा प्रबंधन में सरकार की भूमिका पिछले साल, इस बार पूछा कि आपदा प्रबंधन की जो पूरी प्रणाली है उसकी प्रभावशीलता स्पष्ट करें, ठीक है, वो कितना सिस्टम सही है, ये बात आपको बतानी है। 2021 में फिर से एक प्रश्न आया हुआ था कि आपदा प्रबंधन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न ही आप यहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कि अवैध धन स्थानांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए गंभीर खतरा है, ठीक है, ठीक है। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के एक डायग्राम आपको बताया हुआ था, ठीक है, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, मार्केटिंग, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ था, उस कॉन्सेप्ट को बताते हुए आप यहाँ पर डायग्राम का ही प्रयोग कर सकते हो बस तरीके से, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है, व्याख्या करें, ठीक है। तो आईसीटी या फिर जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसने इसको और चैलेंजिंग कर दिया है, इस बात को आपको बताना है। 2020 में यूपीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग पर एक प्रश्न पूछा हुआ था, ठीक है। तो उस बात को भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा ये प्रश्न है कि भारत और विश्व, ठीक है, भारत और वर्ल्ड में मीडिया से क्या सकारात्मक व नकारात्मक परिवर्तन हुए,
ठीक है, दोनों बात बताना, ध्यान देंगे, सकारात्मक भी बताना है और नकारात्मक परिवर्तन भी बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में मीडिया का क्या योगदान है? तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने मीडिया एक खतरा है। अच्छा, मीडिया मतलब केवल टीवी मीडिया को मत मानना, सोशल मीडिया भी यहाँ पर शामिल है आप लोगों का। ठीक है, प्रिंट मीडिया भी शामिल है और टीवी मीडिया भी शामिल है। ठीक है, तो ये सारी बातों को कंसीडर करते हुए आप इसका आंसर लिखना है यहाँ पर कि इनकी क्या भूमिका है, फेक न्यूज कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे मीडिया वास्तव में हेल्पफुल भी है भाई। ठीक है भाई, कोविड के टाइम पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही थी। ठीक है, लोग कनेक्ट हो रहे थे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, तो इसको आपको सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन दोनों बारे में आपको यहाँ पर बताना है और ये आपका पूरा आंसर यहाँ पर इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, मीडिया से आप देखो तो हैशटैग मीटू मूवमेंट आया, वुमेन इक्वलिटी की बहुत सारी बातें वहाँ पर की गई। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पर शामिल कर सकते हो। तो ये 20 प्रश्न है। देखिए, इन 20 प्रश्नों का जो मेन सोर्स है, ठीक है, मेन सोर्स क्या है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर्स, प्लस इसके अलावा देखो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, प्लस अगर आप थ्रू बेस की क्लास कर लेते हो ना, ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा आप लोगों का सफिशिएंटली कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना सफिशिएंट है। जितने भी दोस्त ध्रुव बैच और सृजन बैच ज्वाइन किए हुए थे, बार कमेंट करके बताना कि क्या इन सारे टॉपिक पर हमने वहां पर डिस्कशन किया है कि नहीं किया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर लिख करके आप लोगों को सबमिट करना है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ आई होगी। ये पेपर डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, बाकी मिलते हैं पेपर 4 के डिस्कशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत। पेपर कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा।